अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पाकिस्तान विच इज़ द टॉप रैंक्ड साइड इन T20 इंटरनेशनल्स इज़ अप अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड जिम्बाब्वे। ट्राई नेशन सीरीज़ हो रही है T20 इंटरनेशनल्स की। आउटस्टैंडिंग मैचेस देखने को मिले हैं। अब जो हमने देखे हैं मैचेस, पाकिस्तान ने 2 मैचेस जिम्बाब्वे से जीते, 1 ऑस्ट्रेलिया से जीता। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया ने भी 3 मैचेस जीते हैं और फाइनल होने वाला है संडे को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी टफ मैच। हम बात करेंगे इस सीरीज़ पे, सबसे पहले एक पैकेज देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने साथ जो हमारे शो पे होते हैं मोइन खान साहब, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर्स इन माय व्यू। मोइन भाई, वेलकम टू द शो। थैंक यू फैसल। सर, एक रिकैप करते हैं कि किस तरह राइट, बट हाईलाइट ऑफ द सीरीज, विल टॉक अबाउट पाकिस्तान परफॉर्मेंस, बट हाईलाइट ऑफ द सीरीज इज एरन फिंचेस 172 रन। मोइन भाई, क्या कहते हैं, ये 172 रन, ऐसा लग रहा है कि 200 रन होना भी पॉसिबल है T20 में। बिल्कुल, जिस तरह वो गए एक ओवर पहले, मेरा ख्याल है कि 200 जिस फॉर्म में खेल रहे थे हो सकते थे। एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल। लाइक इस फॉर्मेट के अंदर 172, हमने गेल के 175 भी देखे हुए IPL के अंदर, बट इंटरनेशनल क्रिकेट में अगेंस्ट एनी ऑपोजिशन इट्स अ बिग अचीवमेंट एंड very unbelievable, you can say. Absolutely, and we have to play the final against Australians. मोइन भाई, पहले ये हमें बताएं कि आपको लगता है कि जो हमने 2 मैचेस देखे हैं उसमें पाकिस्तान की, मुझे लगा परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है ऑस्ट्रेलिया से, ज़्यादा कंसिस्टेंट दिखे हैं हम। बिल्कुल, पहले मैच में जब पाकिस्तान टीम हारी थी तो उस वक्त मेरी फीलिंग थी और प्रेडिक्शन भी यही थी, हमने जो पिछला प्रोग्राम किया था तो शायद ऑस्ट्रेलिया इजीली जीत जाए। नहीं, पाकिस्तान जीतेगा, बिकॉज आई ऑलवेज हैव अ बिलीव, बिकॉज पाकिस्तान नंबर 1 फिनिश किया हुआ अभी तक, नंबर 1 पे ही है टीम, यू नो। तो एक नंबर 1 की एक अपनी स्टैंडिंग होती है, यू नो, एक अपना कहना चाहिए करिश्मा होता है और एक अपना प्रेशर होता है ओपोनेंट के ऊपर। एंड देख लें सेकंड मैच के अंदर उसी ऑस्ट्रेलिया टीम को जिसने आपको 11 ओवर में मैच हरा दिया था, उसी टीम को आपने हरा दिया, 45 रन से हराया। यू हैव शोन योर करेज, योर आई मीन स्टैंडिंग, कि आप कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, और यही वो चीज़ थी। आई थिंक जो पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग ज़रूर अच्छी की, बट अगर आप पिच को देखेंगे, रिव्यू करेंगे, तो जो फर्स्ट 4 विकेट्स गिरे हैं, स्लिप में कैचेस आउट हुए, अननेसेसरी बाउंस था उस पिच के ऊपर। तो नेचुरली हमेशा से हम वनरेबल हैं जहाँ एक्स्ट्रा बाउंस होता है। ऑस्ट्रेलिया में भी हमारी इसी वजह से परफॉर्मेंस हमेशा ख़राब होती है। तो आई थिंक दैट वाज द रीज़न ओनली कि हम उससे हारे। बट अगेन, अगर पिच अच्छी हुई तो पाकिस्तान मैं समझता हूँ बेटर साइड, बेटर देन ऑस्ट्रेलियंस, बिकॉज काफ़ी चेंजिंग हुई है। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम, ऑल्दो कि इट्स अ T20, बट अभी वो स्टेबल नहीं है, यू नो, सो वी हैव अ बेटर चांस टू विन द फाइनल गेम। एब्सोल्युटली। अच्छा मोइन भाई, थोड़ा डिटेल में अगर जाएं तो हमने देखा कि ओपनिंग में हमने बहुत ज़्यादा पिक एंड चूज़ किया। हमने हफीज़ को 2 मैचेस खिलाए, हमने फिर हारिस सुहेल को 2 मैचेस खिलाए। चारों मैचेस में हमारा एक साइड फेल रही, हारिस सुहेल भी फेल हुए, हफीज़ भी फेल हुए, लेकिन फ़खर जमान ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देखा, कल के मैच में उन्होंने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। सो हफीज़ का फेल होना, डू यू थिंक के इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू सर्वाइव? वेल, यू कैन से, बिकॉज नो डाउट अबाउट हिज एबिलिटी, कि वो जिस तरह के प्लेयर हैं, नेचुरली उनके ऊपर भी प्रेशर होगा, क्योंकि काफ़ी अरसे से बाहर थे टीम से। सही बात। उनकी बॉलिंग की वजह से उनको टीम में सेलेक्ट नहीं किया जा रहा था, बिकॉज एज अ बैट्समैन मे बी सिलेक्टर्स ये समझते थे कि वो डिजर्व नहीं करते टीम के अंदर। बट जब से वो क्लियर हुए हैं तो ये सोचा गया दोबारा कि उनको कम बैक कराया जाए और एक हल्की ओपोनेंट के खिलाफ कम बैक कराया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली वो डिलीवर नहीं कर सकते। तो नेचुरली अब T20 के अंदर सिलेक्टर्स के पास एक कहना चाहिए कि प्ली है ये लेने वाली कि हफीज़ ने परफॉर्म नहीं किया, सो यंगस्टर्स को इंडक्ट कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं टीम के अंदर, व्हिच विल बी अ गुड साइन। वेरी गुड पॉइंट। इस पे मैं सवाल करूंगा, यंगस्टर्स को इंडक्ट करने की बजाय हमने हारिस सुहेल को खिलाया, हु इज़ नॉट एन ओपनर, उसके बाद हमने साहबजादा फरहान को चांस नहीं दिया, तो आपको लगता है थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है? डिसअपॉइंटिंग आप कह सकते हैं, बट हारिस अगेन ही इज़ अ यंगस्टर, इतनी क्रिकेट नहीं खेले पाकिस्तान के लिए, लेकिन having in the team and playing as an opener, I think it was a chance taken by captain. आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे भी सीखते हैं, तो मे भी उनके जहन में कोई ना कोई प्लान ज़रूर होगा कि दोनों लेफ्ट हैंड के साथ हम जाएं, फ़खर जमान और वो, बिकॉज आपने देखा कि हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्ट्रगल किया था, तो मे भी हारिस को चांस दिया गया एज अ ओपनर, और उन्होंने कहा कि अगले मैच में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम टैकल करें उस बॉलिंग को जो अननेसेसरी बाउंस के साथ है। तो मे बी दैट वाज शायद उनके माइंड में हो, इस वजह से हारिस को ओपन किया। ही इज अ गट्सी प्लेयर, बट अगेन मैं कहूँगा कि आप देखें कि बाबर जमान अनफिट थे, बाबर आजम फिट हो गए, टीम में आ सकते हैं दोबारा, तो उनकी जगह तो एक यू नो मौजूद है। सही बात। तो एक अच्छा मूव था, मैं ये नहीं कहूँगा कि बुरा मूव था, अच्छा मूव था, पे ऑफ नहीं हुआ। बट हफीज़ का हाँ हमारे पास ये है कि अब सेलेक्टर्स के पास चांस है
कि किसी यंगस्टर को आप कंटिन्यू करें। हुसैन तलत ने अच्छा परफॉर्म किया, मोहम्मद आसिफ जो हैं आसिफ ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, बड़ी टाइमली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ऐसी इनिंग खेली जहां ज़रूरत थी। फिर सरफराज ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, सही है। फ़खर जमान नो डाउट आउटस्टैंडिंग रहे इस पूरी सीरीज के अंदर, बट बॉलिंग में वो बाइट, वो चीज़ मुझे नजर नहीं आई किसी। आपने दो प्लेयर्स का नाम लिया, हुसैन तलत और आसिफ, दीज आर द टू प्लेयर्स हु हैव परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल इन PSL, और हमने देखा कि PSL का ब्रांड इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि 3 सीजन जो आउटस्टैंडिंग सीजन हुए, चौथे सीजन में उम्मीद ये की जा रही है कि उससे भी बड़ा ग्रैंड सीजन होगा। सो लेट्स सी अ पैकेज एज टू हाउ दीज 3 सीजन्स हैव गॉन, और फिर चौथे सीजन पे आपसे थोड़ी सी बात करते हैं, बिकॉज आपको ज़्यादा पता होगा PSL के बारे में, यू हैव बीन द कोच फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स। सो लेट्स पेशावर ज़ल्मी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स इन द वर्ल्ड। मोइन भाई कैसे देखते हैं इसको, और सबसे अच्छी बात इस चीज़ की ये भी है कि शायद आफरीदी के ना होते हुए भी पेशावर ज़ल्मी इज़ अ फेवरेट टीम, सो कैसे देखते हैं बॉस इतनी? आधे खुशी की बात है एटलीस्ट के लोग फॉलो करें उस टीम को, और बड़ी अच्छी प्रीवियसली परफॉर्मेंस दी है। शाहिद नो डाउट इस साल नहीं रहे, बट अगेन उनके पास स्टार्स तो हैं, टूर्नामेंट जीत रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं टूर्नामेंट के अंदर। डेरन सैमी जैसे कप्तान है, मोहम्मद हफीज़ उस टीम में, कामरान अकमल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है उनके, जिसकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस ऐसी दी है एक्सेप्शनल जो कि किसी और यंगस्टर ने नहीं दी। तो नेचुरली जो टीम परफॉर्मेंस दे रही है और बड़ी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, खास तौर पे क्वेटा के साथ जो उनके नेल बाइटर्स हुए हैं मैचेस, वो हमेशा से क्वेटा के साथ जो है वो ऐसे ही रहा है, कभी 1 रन से वो जीत रहे हैं तो कभी 1 रन से, ज्यादातर हम जीते। अच्छा मोइन भाई, हमारे साथ जावेद आफरीदी साहब जो ओनर है पेशावर ज़ल्मी के, वो हमारे साथ लाइन पे हैं। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको शो पे। हमारे साथ मोइन खान साहब भी शो पे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप सबको बहुत बहुत सलाम। मोइन भाई अस्सलाम वालेकुम। मोइन भाई आपको सलाम कर रहे हैं। जावेद भाई वालेकुम अस्सलाम। जावेद आवाज़ नहीं आ रही है, आई एम सॉरी। जावेद भाई, मोइन भाई को आपकी आवाज़ नहीं आई, वो वालेकुम अस्सलाम कह रहे हैं। शो पे आपको वेलकम करते हैं। और अभी हम एक रिपोर्ट देख रहे थे जिसमें नेल्सन जो दुनिया की रिनाउंड रिसर्च एजेंसी है, उसने अनाउंस किया है कि पेशावर ज़ल्मी इज़ द बिगेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड। कितनी खुशाइन बात है आपके लिए? सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बिकॉज नेल्सन एक वाहिद कंपनी है जो पूरी दुनिया में ग्लोबल रेटिंग्स देती है, स्टेटिस्टिक्स देती है, डेटा एनालिसिस देती है स्पोर्ट्स क्लब्स को और फ्रेंचाइजीज को। और पाकिस्तान सुपर लीग का फर्स्ट एडिशन हुआ, दूसरा एडिशन हुआ, और आज तीसरा एडिशन कंप्लीट होती है। अल्हम्दुलिल्लाह 99% ओवरऑल ग्रोथ है। और आप इसकी अगर मीडिया वैल्यू देखें तो विच इज $230 मिलियन, विच इज वेरी बिग थिंग, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। एंड सेम टाइम मैं आप सबकी जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं और नाजरीन हैं उनके उसके लिए मैं बताता चलूं कि $230 मिलियन की इंडस्ट्री तो ये बन गई है, साथ में $250 मिलियन की इंडस्ट्री जो मर्चेंडाइजिंग, कमर्शियल्स, एयर टाइम जो हमारा टीवी पे आता है, और छोटे मोटे जो यहाँ पे बिजनेसेस होते हैं, तो ये 50 अरब रुपए का बिजनेस इंडस्ट्री बनना ये कोई मामूली बात नहीं है। और इसका क्रेडिट सारे फ्रेंचाइजीज को जाता है और पाकिस्तान सुपर लीग के मैनेजमेंट को जाता है। सेठी साहब ने बड़ी मेहनत की है, नो डाउट, और उनकी मैनेजमेंट ने बड़ी मेहनत की है। आज सिर्फ जावेद आफरीदी की फ्रेंचाइजी अगर ब्रांड वैल्यू नंबर 1 है तो मेरे ख्याल में ये अल्लाह का लाख लाख करम है, और कौम की दुआएं और फैंस ने जिस तरीके से हमें सपोर्ट किया, दैट वाज एन ऑसम। यानी मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कौम का शुक्रिया कैसे अदा करूं। एब्सोल्युटली राइट। जावेद भाई, आपसे ये ज़रूर पूछना चाहेंगे कि फर्स्ट 2 सीजन्स में शायद आफरीदी वाज पार्ट ऑफ द टीम, और आपसे ही हमने कहते सुना है कि ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ द टीम एंड सक्सेस ऑफ द PSL ओवरऑल। सो आपको लगता है कि और सुपरस्टार्स लाने में कामयाब रहेगी पेशावर ज़ल्मी की टीम उसी तरह के लेवल के? देखें, नो डाउट हिज कंट्रीब्यूशन इज इमेंस, और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान ना कि सिर्फ ज़ल्मी के लिए, PSL के लिए, बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत में 20 साल में जितनी उनकी कंट्रीब्यूशन है, नो डाउट ही वाज स्प्लेंडेड और एक लिविंग लेजेंड है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान सुपर लीग का और फ्रेंचाइजीज का मकसद अगर यही है कि हमने ग्रास रूट्स पे अपने क्रिकेट की डेवलपमेंट करनी है और नए टैलेंट को लेके आना है। टैलेंट बहुत है, सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे पास इंस्टीट्यूशनल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो उसको हमने क्रिएट करना है। आज मैं अगर स्पेंड कर रहा हूँ, आप यकीन माने, मैं सिर्फ नाजरीन के उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि हमने 100 पिचेस का इनिशिएटिव लिया जिसको यूनुस खान ने और मोहम्मद अकरम ने लीड किया, खैबर पख्तूनख्वा में और पाटा के मुख्तलिफ इलाकों में।
100 पिचेस हमने बनाई और उस जगह पे हमने पिचेस बनाई कि 10 से 15 किलोमीटर के लिए उन पिचेस के लिए बच्चे जाते थे उस सीमेंट पिचेस पे खेलने के लिए। सही है। आज के दिन 12,000 बच्चा रोजाना उस पिच पे खेल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल में ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। इट्स अ बिग कंट्रीब्यूशन। जावेद भाई, मोइन भाई हैज अ क्वेश्चन फॉर यू, वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू। भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो और माशाल्लाह जो ब्रांड वैल्यू हो गई है। अब एक सवाल मैं अपने ओनर से तो कर चुका हूँ, आप दूसरे ओनर हैं एक टीम के, ये बताएं वो कौन सी फ्रेंचाइज है जिसने पीसीबी के पैसे नहीं दिए अभी तक? बिल्कुल मोइन भाई, पीसीबी के पैसे देने का जो सिलसिला है वो भी मैं क्लियर करता चलूं। काफी मीडिया पे इस चीज की दौरानिए हुए। हमने पीसीबी के साथ जो हमारे मामूली मामलात हैं वो हमने पीसीबी या पीएसएल को हमने ये लिखा है कि फर्स्ट पीएसएल या दूसरा या तीसरा पीएसएल हुआ, हमें आप लोगों के उस पे कोई ट्रस्ट का हमें इशू नहीं है। सिर्फ ये है कि जितने भी माली मामलात हैं उसको सिस्टमेटिक तरीके से और उसकी जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं वो काइंडली आप लोग हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और आवाम के साथ शेयर कीजिएगा। यानी हम कोई आप लोगों से पैसे नहीं ले रहे। फाइनेंशियल बैकग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्ट्रांग है। ये 5 करोड़ या 6 करोड़ रुपए की बात नहीं है। 5-6 करोड़ रुपए तो मैं इससे पहले जब 2012 से लेके आज तक क्रिकेट को सपोर्ट कर रहा हूँ, वो हायर के थ्रू कर रहा हूँ या अपने ग्रुप के थ्रू सपोर्ट कर रहा हूँ, तो वो 5-6 करोड़ रुपए। जावेद भाई, मेरा ये सवाल था कि मैंने अपने ओनर से तो पूछ लिया कि वो डिफॉल्टर तो नहीं हुए और मैंने कहा दूसरे ओनर है आपसे, आप तो खुद ही बता रहे हैं कि आप ही की टीम में शायद वो। अच्छा ओके, हाँ, क्योंकि काफी मीडिया में चीजें चल रही थी कि कोई एक फ्रेंचाइज है, नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहा था, तो मुझे भी आज पता चला कि शायद वो पेशावर ज़ल्मी है जिसकी वजह से कुछ इश्यूज चल रहे थे मीडिया में। ओके, और इशू भी ऐसा इशू नहीं है। इशू यही है कि आप आवाम के सामने चीजें लेके आए। मेरे ख्याल में हमने पीसीबी से पैसे लेने होंगे, उसके बाद अगर ऑडिटेड वगैरह हमारे। जावेद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि पेशावर ज़ल्मी की टीम इसी तरह सक्सेसेस करती रहे, बिकॉज इसमें ओवरऑल सक्सेस पाकिस्तान की ही है। बहुत शुक्रिया आपका अदा करेंगे, दोबारा भी आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मोइन भाई, इट्स अ गुड साइन नॉट जस्ट फॉर पेशावर ज़ल्मी टीम बट ओवरऑल फॉर पाकिस्तान। पीएसएल के लिए बहुत बड़ी बात है कि इतनी फॉलोइंग और पेशावर ज़ल्मी जैसी टीम एंड देन जो सेकंड नंबर की भी टीम है कराची किंग्स, माशाल्लाह इतनी ब्रांड वैल्यू बन गई है, इनकी इतनी फॉलोइंग है, तो नो डाउट क्रेडिट तो पूरी टीम को पीसीबी की जाता है और इनकी अपनी टीम को भी जाता है। जिस तरह इन्होंने टीम को फॉर्म किया, टीम को साथ रखा है और टीम ने जिस तरह परफॉर्म किया, वो इंडिविजुअल प्लेयर, वो तमाम लोग जो पार्ट हैं पीएसएल का, तो सब क्रेडिट के हकदार हैं। तो हमारा एक पाकिस्तानी ब्रांड माशाल्लाह पूरी दुनिया में इतना बड़ा ब्रांड बन के आया है। मेरा नहीं ख्याल कि स्पोर्ट में इससे कोई बड़ा पाकिस्तान का कोई ब्रांड है। एब्सोल्युटली। एंड मोइन भाई, वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी गो ऑन टू द ब्रेक। हमने हुसैन तलत की बात की, हमने आसिफ की बात की। आपको लगता है कि हुसैन तलत को हमने देखा अच्छी इनिंग्स खेली हैं बट ही इज़ नॉट एबल टू एक्सेलरेट दैट मच, लेकिन आसिफ ने काफ़ी अग्रेसिवली खेला है। क्या दिखता है इन दोनों का फ्यूचर? आसिफ का देखें, आसिफ यंगस्टर तो मैं नहीं कहूँगा, जिस एज के हिस्से में माशाल्लाह मैच्योर लगते हैं और जिस तरह उन्होंने कमांडिंग इनिंग्स खेली है पीएसएल के अंदर भी, जिस तरह पीएसएल जितवाया है, उनका एक कंट्रीब्यूशन था, साहबजादा फरहान का भी कंट्रीब्यूशन था उसमें, हुसैन तलत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। एक कहना चाहिए कि जो फ्लेयर है ना पाकिस्तानी, वो नज़र आता है, वो ब्रेवरी, वो निडरपन, एग्रेसिवली बॉलर को हिट करना, यू नो, और कंपोज हैं और चेहरे पे एक्सप्रेशन भी नजर आते हैं, बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है, वो भी अच्छी साइन है। बिल्कुल बहुत अच्छी साइन है। और मैं यहाँ शाहीन शाह का भी जिक्र करता चलूँ कि ये यंगस्टर जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने आउटस्टैंडिंग इन कंप्लीट डिटेल्स बिकॉज आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की उन्होंने, वो भी पीएसएल की फाइंड। एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आकर अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं मोइन खान साहब के साथ। बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। ब्रेक पे जाने से पहले हमने काफ़ी डिटेल में बात की पीएसएल सीजन 3 की सक्सेस के बारे में और पीएसएल सीजन 4 में क्या चीज़ें होने वाली हैं। हमने कुछ चीज़ें ब्रेक की भी हैं इस शो पे जो आप न्यूज़ में हमारी देखेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें मोइन भाई से और पूछते हैं। मोइन भाई, काफ़ी एक्सपेक्टेशन है आवाम की कि जिस तरह पिछले साल एक टीम ऐड हुई है, शायद और भी टीमें ऐड हों, कितनी सच्चाई है इस न्यूज़ में? ऐसा हो नहीं, अभी तक आई डोंट थिंक सो कि इस साल कोई होगी, मे बी आफ्टर 1 more year शायद कोई एडिशन हो, बट अभी तक फिलहाल अगले 2 साल का यही प्लान है पीसीबी का कि 6 टीमों के साथ ही जाएंगे। सही है, बिल्कुल। विच इज़ आई मीन गुड इनफ टीम्स, बिकॉज हमने देखा है कि जितने मैचेस हैं उसके हिसाब से 5 टीमें वैसे भी ठीक है। अगर आप ओवरऑल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या रेवेन्यू जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट की एक कैपेसिटी है, यू नो, तो उस कैपेसिटी में जितने स्पॉन्सर अवेलेबल होंगे, यू नो, आप उतनी ही टीमें लेके आएंगे। क्योंकि अभी मुल्तान सुल्तान को काफ़ी प्रॉब्लम हुई, यू नो, $5.2 मिलियन की उन्होंने टीम खरीदी है, उसके बाद उसको सेल आउट करना मार्केट में
स्पॉन्सर्स को लेना, यू नो, तो मुश्किलात हुई हैं फ्रेंचाइजों को। तो पीसीबी आई डोंट थिंक सो, या कोई भी फ्रेंचाइज ओनर जो है इस हक में होगा कि एक और टीम की एडिशन हो अनटिल अनलेस के मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए और रेवेन्यू आना शुरू हो जाए, स्पॉन्सरशिप अच्छी हो जाए, डील्स, तो ही एक चांस है। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल है कि वाइज डिसीजन होगा कि अनदर 2 years के अंदर आप एक और फ्रेंचाइज लेके आए। एब्सोल्युटली। मुझे कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन ऑन कि हमारी टीम कैसे परफॉर्म कर रही है जिम्बाब्वे में, हमने बैट्समैनों की बात की और T20 फॉर्मेट में बैटिंग ऑर्डर और ये सारी चीज़ें किसी ना किसी तरह मैनेज हो जाती हैं बिकॉज शॉर्टर फॉर्मेट है। कमिंग बैक टू द बॉलर्स, आपने कहा शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जिस तरह उन्होंने एरन फिंच को आउट किया, मैक्सवेल को आउट किया, वाज आउटस्टैंडिंग। लेकिन ओवरऑल हमने देखा है कि बॉलिंग को अच्छे तरीके से रोटेट किया गया है, आमिर को भी रेस्ट दिया गया, सारे बॉलर्स को चांस मिला है। सो डू यू थिंक बॉलिंग की हमारी स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होती जा रही है? बॉलिंग है अच्छी, बट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कहते हैं ना कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस वो नहीं हुई शाहीन के अलावा। शाहीन में एक नजर आया पोटेंशियल कि उसने टॉप ऑर्डर बैट्समैन को, टॉप बैट्समैन को आउट किया एंड इट गिव्स हिम अ कॉन्फिडेंस, एक फ्यूचर उसका नजर आता है कि अगर वो उसको लेता है, नेस्ली के इतने बड़े बैट्समैनों को आउट किया तो नेस्ली वो डोमिनेट करेगा। तो उम्मीद यही करता हूँ कि करे और पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करे और इसी तरह टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी आके एक बड़ा अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए। बॉलिंग रोटेशन अच्छी रही, कप्तानी अच्छी रही है सरफराज की, और यही वो स्ट्रीट स्मार्टनेस है जो हमेशा हमें नज़र आती है सरफराज के अंदर। बॉलिंग रोटेशन अच्छी रही, बट बड़ी परफॉर्मेंस अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी नहीं हो सकी किसी ने 3-4 ऐसी विकेटें ले ली हो जिसको आपको मैच जिता दिया हो। मेरा ख्याल है कि ओवरऑल एक अच्छा सक्सेसफुल टूर है सो फार पाकिस्तान के लिए एंड अच्छा नंबर वन मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान विल फिनिश एट नंबर 1 इंशाल्लाह। अच्छा मोइन भाई, आपको लगता है आपने यू हैव सीन बॉलर्स लाइक वकार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, आप शायद वो वाहिद कीपर हैं जो इतने सुपरस्टार बॉलर्स, इतने पेसी बॉलर्स के साथ आपने खेला है, कीपिंग की है, सो यू हैव सीन देम वेरी क्लोजली। शाहीन शाह अफरीदी इज़ ओनली 18 years old. आपको लगता है ही हैज़ द मेटल, ही हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम वन ऑफ द सक्सेसफुल बॉलर्स फॉर पाकिस्तान? ही कैन बी, बिकॉज कि अभी यंग है, जान है, जोर लगाता है, उसके अंदर अभी भी गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की। कुछ बॉलर्स ऐसे होते हैं कि वो एक जगह आके रुक जाते हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं वो वहीं मैनेज कर रहे होते हैं, लाइक आई कैन से सोहेल तनवीर, उसके अंदर ऐसी एबिलिटी नहीं है कि वो और स्पीड अपनी जनरेट कर सके। बट वेयरएज यहाँ पे जिस तरह का एक्शन है, जो पूरा जोर शोल्डर का भी लग रहा है, बैक का भी जोर लग रहा है शाहीन शाह अफरीदी का, जिस तरह का एक्शन है, तो अगर वो इसी तरह स्ट्रॉन्ग हो जाता है, अपने मसल्स बिल्ड कर लेता है बॉलिंग करा के अच्छे, हल्की फुल्की वेट ट्रेनिंग से और पूरा जोर लगा के लंबी लंबी नेट में बॉलिंग करता है, तो देन ही कैन जनरेट पेस विच विल बी लीथल। आई मीन कि अगर आप रिसेंट क्रिकेट के अंदर देखें, कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फास्ट बॉलर नहीं है जिसकी एक्सेप्शनल ओवर 145 पेस कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ। सो ही हैज़ अ पोटेंशियल एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अगर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करेगा और अपनी मसल्स डेवलप करेगा तो यकीनन ही कैन बी the fastest bowler of the world also and a good weapon for Pakistan and slightly connecting it again with PSL because आज हमने PSL की बहुत बातें की हैं। लाहौर कलंदर्स चाहे अनसक्सेसफुल रहे हों हर बार, लेकिन द काइंड ऑफ प्लेयर्स दैट दे हैव गिवन टू द पाकिस्तान टीम, क्रेडिट उनको जाता है। उन्होंने फ़खर जमान जैसा प्लेयर दिया। बिल्कुल, आई थिंक जो शाहीन शाह का बेसिक क्रेडिट है, मेरा ख्याल है कि PSL में नो डाउट उन्होंने जो 5 विकेट्स लिए थे वो आउटस्टैंडिंग इन्होंने बॉलिंग की थी, लेकिन उससे पहले जो अंडर 19 वगैरह में परफॉर्मेंस देके आए सो एक लाइमलाइट में आना शुरू हो गया था, वहीं से पिक किया। नो डाउट क्रेडिट गोज टू लाहौर कलंदर्स कि उन्होंने पिक किया उसको, और अगर वो नहीं पिक करते तो किसी और की बारी आती वो पिक कर लेता बट क्रेडिट गोज टू देम कि उन्होंने पिक किया, उनको खिलाया, मौका मिला, उन्होंने परफॉर्म किया। सो आई थिंक हेड्स ऑफ के अच्छे यंगस्टर्स को चांस दिया, अच्छे यंगस्टर प्रोड्यूस हो रहे हैं इस PSL के थ्रू देयर फ्रेंचाइजेज लाइक कि बिल्कुल वो डिजर्व करते हैं। सही बात है। जहाँ हम यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स आर एज फिट एज यंगस्टर्स आर। मैं बात कर रहा हूँ शोएब मलिक की। मोइन भाई, उनके क्रेडिट में बहुत सारी चीज़ें गई हैं सीरीज़ में बिकॉज उन्होंने 100 T20 इंटरनेशनल्स किए हैं, खेले हैं पाकिस्तान के लिए, जो ओवरऑल पूरी दुनिया में रिकॉर्ड है। 100 वनडे इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल किसी ने नहीं खेले। उनके बाद जो सबसे ज़्यादा जिसने खेले वो महेंद्र सिंह धोनी है, जिन्होंने 90+ समथिंग खेले। सो क्रेडिट गोज़ टू हिम इज़ वेल। और एक और क्रेडिट जो उनको जाता है वो ये कि उन्होंने 2000 रन्स कंप्लीट किए हैं, जो सबसे ज़्यादा स्कोर है इस फॉर्मेट पे। सो एक पैकेज देखेंगे, एक सीनियर प्लेयर टीम के साथ है। बिल्कुल, नॉर्मली ऐसा होता नहीं फैसल के सीनियर प्लेयर जिसने कप्तानी की हुई हो और वो इतना कंट्रीब्यूट करे पाकिस्तान टीम से आके दोबारा, दिस इज़ वन ऑफ द एंगल एंड वेरी वेरी पॉजिटिव एंड इनकरेजिंग फॉर द यंगस्टर्स कि एक सीनियर प्लेयर शोएब मलिक जैसे टीम में खेला जिसने 100
T20 मैचेस भी खेली हैं, 2000 रन भी पाकिस्तान का पहला, दुनिया का नंबर 3 है, 2000 रन भी कर दिए उन्होंने। तो नेचुरली हर यंगस्टर के लिए एक कहना चाहिए कि एक इनकरेजिंग होता है जब ऐसे फिट प्लेयर और टॉप रैंकिंग के प्लेयर, और जिन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि अपने रिटायरमेंट का कि ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप होगा और उसके बाद मैंने नहीं खेलनी क्रिकेट। आई थिंक एक इंस्पिरेशन है यंगस्टर्स के लिए। सही बात। और जितने वो हम्बल हैं और जिस तरह वो परफॉर्म करते हैं, आई थिंक बहुत कहना चाहिए कि सीखने के लिए यंगस्टर्स के लिए कहना चाहिए कि एक टीचर की हैसियत रखते हैं टीम के अंदर, इंस्पिरेशन मिलती है उनसे। सही बात है। और जिस तरह की रनिंग बिटवीन द विकेट है उनकी आज भी इस उम्र के अंदर, सर मैं यही कहने वाला था फिट है वो। कि मैं कुछ मैचेस में मैंने देखा था हुसैन तलत जो है वो ये 2 भाग चुके होते थे, वो 1.5 रन भागे हुए होते थे। बाकी प्लेयर्स भी ऐसा था कि ये 2 भाग चुके होते थे, वो दूसरे रन में फंबल कर रहे होते। तो ही इज वेरी फिट एंड ही हैज द आइडिया टू हाउ टू टेक सिंगल्स, आइडिया बहुत अच्छा है उनको। बड़ी जल्दी जगह कवर कर लेते हैं, क्रीज में पहुंच जाते हैं, और जब बॉलर एक्शन में होता है तो क्रीज से निकल भी जाते हैं। सो ही नोज हाउ टू मेंटेन द डिस्टेंस, कि किस तरह कितनी जल्दी हमने रन लेना है। सही बात है। मोइन भाई, जिस तरह आपने कहा कि 2019 का वर्ल्ड कप इन्होंने अनाउंस किया कि मेरा आखिरी वर्ल्ड कप होगा, डू यू थिंक कि जैसे हम कहते हैं कि सरफराज को 2019 तक का कप्तान मुकर्रर हो जाना चाहिए था और अल्लाह का शुक्र है वो हो भी गया, डू यू थिंक शोएब मलिक को भी ये एक्सटेंडेड रन देना चाहिए कि यू विल बी इन द टीम टिल 2019? ये होना चाहिए? आपको लगता है कि हो ना हो, बट शोएब मैं समझता हूँ खुद इतना प्रोफेशनल, उसको पता है कि मैं परफॉर्म करूंगा तो खेलूंगा, और परफॉर्म कर भी और वो परफॉर्म कर भी रहे। एंड ही नोज कि भाई मेरा ये आखिरी सीजन होगा वर्ल्ड कप तक, सो उसको पता है कि मैंने किस तरह मेंटेन करना है अपने आप को, सो आई थिंक ही इज़ प्रोफेशनल इनफ कि उसके लिए इतना मैटर नहीं करता कि क्रिकेट बोर्ड उसको या कप्तान बोले। नेचुरली कप्तान की ब्लेसिंग्स तो होती हैं ऐसे प्लेयर्स के लिए हमेशा, और सरफराज जिस तरह के नेचर का कप्तान है वो यकीनन शोएब को साथ लेके चलता है, और यही वो चीज़ है देखे कि रिस्पॉन्ड करता है शोएब मलिक ग्राउंड के अंदर यंगस्टर को, जैसे आपने कहा कि शाहीन को बता रहा है, यही वो चीज़ होती है कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी होती है, नो डाउट आप कप्तानी कर चुके होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ प्लेयर्स प्रीवियसली ऐसे गुजरे हैं जो फील करते थे कप्तानी करने के बाद यार मैं जूनियर के अंडर खेलूंगा, कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा, कोने कोने में खड़े हैं दूर दूर। बट शोएब मलिक डिफरेंट नेचर है, उसने मेरा ख्याल है कि एज अ प्रोफेशनल एक कहना चाहिए कि हमेशा अपना गाइडिंग फोर्स है अपने यंगस्टर्स के लिए। वहीं में हम बैट्समैनों की बात कर रहे हैं, इस पूरी सीरीज में हमने देखा कि फ़खर जमान हैज़ कम आउट एज अ वेरी गुड प्लेयर। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेला है, और जो भी स्टेटमेंट्स भी उन्होंने दिए हैं कप्तान के हवाले से, टीम के हवाले से, बड़े पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं कि सरफराज हमें इनकरेज करते हैं, और उनकी परफॉर्मेंस में दिख रहा है कि बड़े पॉजिटिव माइंडसेट से चल रहे हैं। सो डू यू थिंक ही कैन बी वन ऑफ द प्लेयर्स जो आपको फाइनल में अच्छी इनिंग्स दे के आपको मैच जिता सकता है? आई थिंक जिस तरह का एटीट्यूड है, ऑफकोर्स लगता तो यही है कि वो शुरू के 8-7 ओवर खेल गए तो वो 50-60 रन को आपको स्टार्ट देंगे। अगर वो आउट हो गए विद इन 5 ओवर्स तो फिर मुश्किल होगा, ज़ाहिर सी बात। बट एटीट्यूड बहुत अच्छा है उसका, पॉजिटिव है, निडर है, वो पाकिस्तानी फ्लेयर जिसको हम हमेशा से कहते हैं कि पाकिस्तानी निडर फ्लेयर, निडर प्लेयर है। वो बॉलरों को पढ़ता है, जाके हिट मारता है, जोर से डोमिनेट करता है। तो ये एक अच्छी क्वालिटी होती है हमेशा, और वही लोग सक्सेस फुल होते हैं इस बड़े कहना चाहिए कि फॉर्मेट के अंदर, जो टॉप रैंकिंग है इंटरनेशनल क्रिकेट में, कि जहाँ पे ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में यही फ़र्क होता है। वो डर ख़त्म हो चुका होता है जब वो इतनी फड़कास कहते हैं ना हम अपनी लैंग्वेज में लगा चुके होते हैं ना बड़े बड़े बॉलर्स की, तो वो डर निकल जाता है। सही बात। यही वो क्वालिटी है, और ऐसे प्लेयर के लिए आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये 10 ओवर खेल गया तो पाकिस्तान जीत सकता है मैच, आप इतना कॉन्फिडेंटली। तो मैं भी यही कहूँगा कि अगर ये 8-10 ओवर खेलता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा चांस होगा मैच में। अच्छा, चाहे आप सेकंड बैटिंग कर रहे हो, फिनिश अच्छा कर सकते हैं, या फर्स्ट बैटिंग में एक अच्छा टोटल पोस्ट कर सकते हैं बोर्ड के ऊपर। बिल्कुल सही है। अच्छा मोइन भाई, बाबर आजम का आपने भी कहा कि ही इज़ नाउ फिट टू प्ले फॉर पाकिस्तान। आपको लगता है कि ओडीआई सीरीज़ में उनका इंक्लूजन हो सकता है? बिकॉज हमने देखा है कि ओडीआईज में ही इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स जिसने पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं, और वो एक स्टेबल आपके वन डाउन बैट्समैन है जो पूरी टीम को लेके चलते हैं। सो डू यू थिंक ही विल बिकम पार्ट ऑफ द टीम? एंड बिल्कुल, जैसी रिपोर्ट्स आई हैं वनडे टीम का शायद हिस्सा होंगे वो, और रिगेन कर गए अपनी इंजरी से, एंड दिस इज़ द आइडियल टाइम फॉर हिम टू प्ले और कम बैक अगेंस्ट जिम्बाब्वे। कहना चाहिए कि थोड़ा सा ओपोनेंट सख्त नहीं है आपके खिलाफ। सही है। तो आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी नेचुरली उसको भी थोड़ा सा होगा। अगर बड़ी टीम के खिलाफ एकदम आपने उसको खिला दिया और फेल हो गया तो कॉन्फिडेंस शेक हो सकता है उसका। सही बात। आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम कि उसको मैचेस खिलाए जाएँ। अगर वो प्रॉपरली फिट हो गए तो दिस इज़ द आइडियल सिचुएशन फॉर हिम एंड द आइडियल opponent for him to come back with a
बिग परफॉर्मेंस। यस, अच्छा मोइन भाई, बॉलर्स की अगर बात करें तो आमिर आपके लीडिंग बॉलर हैं और उनसे उम्मीद की जाती है कि उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही। हमने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में एक स्पेल देखा था, उसके बाद थोड़ा सा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे। आपको लगता है कि ये थोड़ा आमिर अंडर प्रेशर होंगे? नेचुरली हर प्लेयर अंडर प्रेशर रहता है हर वक्त, ऐसी बात नहीं है। जब तक आप प्रेशर नहीं लेते और उससे निकलते नहीं है, सोचते नहीं है गेम में, तो आप परफॉर्म भी नहीं करते। आप हमेशा जब आपसे परफॉर्मेंस नहीं होता तो प्रेशर फिर बिल्डअप होना शुरू है। आई थिंक ही हैज़ टू एंजॉय द गेम, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है। बट जो स्टेटमेंट्स कभी कभार उसके कि मैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ रहा हूँ या टेस्ट क्रिकेट कम कर रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है कि उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। अननेसेसरी प्रेशर आ जाता है जब आप एक या सिर्फ 2 फॉर्मेट में रह जाते हो। सही बात। आपके पास चांस होता है हमेशा कि जब आप तीनों फॉर्मेट खेल रहे हो, किसी एक में भी परफॉर्मेंस होती है तो उससे कॉन्फिडेंस आता है, तो वो परफॉर्मेंस आप दूसरे फॉर्मेट में भी कैरी कर सकते हैं। मोइन भाई, क्योंकि हमारे शो का नाम बिहाइंड द विकेट है, कीपर्स की बात हो रही है, कप्तान की बात हो रही है, बैट्समैन की बात हो रही है, तो सरफराज की बात ना करें तो शो हमारा कंप्लीट होता नहीं है। सरफराज ने ऊपर आके बैटिंग करना शुरू की, हमने देखा आयरलैंड के अगेंस्ट उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही, यहाँ पे थोड़ा अप्स एंड डाउन्स रहे, लेकिन अच्छी शॉर्ट एंड बड़ी क्रिस्प इनिंग भी खेली उन्होंने। बिल्कुल। डू यू थिंक इट्स द राइट ऑप्शन के सरफराज ऊपर ही खेलें, और आपको लगता है कि वो जब नहीं खेलता तो मीडिया में बात हो रही होती है कि ऊपर खेलना चाहिए, ऊपर खेलता है तो भाई सही ऑप्शन है कि नहीं है? सर पूरी दुनिया में ये चलता है। मैं खुद पर्सनली मानता हूँ जो उसकी बैटिंग एबिलिटी है बिल्कुल परफेक्ट नंबर है, 3 नंबर भी खेल सकता है, 4 नंबर भी खेल सकता है, बिकॉज कि उसके अंदर जितना टैलेंट है और जो एक्चुअली आपको कहना चाहिए मोमेंटम चाहिए T20 फॉर्मेट के अंदर, वो 100% उसके अंदर मौजूद है। यानी स्ट्राइक रोटेट करना, हिट मार देना अनएक्सपेक्टेड, तो यही वो चीज़ होती है जिससे आप ओपोनेंट को डोमिनेट करते हैं। और एट द सेम टाइम कप्तान ये हरकत करे, इस तरह खेले, तो पूरी टीम के अंदर वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है फिर। सो इट्स अ राइट डिसीजन फॉर हिम कि उसने सोचा और नंबर ऊपर, मैं तो कहूँगा वनडे में भी उसको नंबर ऊपर आना चाहिए। और जब ज़्यादा ओवर सामने होंगे तो आप देखिए कि सरफराज की परफॉर्मेंस आपको सेंचुरीज भी नज़र आएंगी, बहुत सारी होना भी चाहिए। और मोइन भाई, ये सवाल पूरी जैसे हम देखें इंडिया में धोनी पे बड़ा क्वेश्चन होता है कि 4th नंबर पे खेलें या लोअर डाउन खेलें। सो अच्छी बात है कि सरफराज इज़ वेरी यंग एंड इफ़ ही कंटिन्यूज प्लेइंग ऑन द अपर ऑर्डर तो ही विल गेट द चांस टू स्कोर मोर रन्स फॉर पाकिस्तान। लेकिन एक बात है कि मोइन भाई, आप एक टेक्निक होती है, हमने सरफराज को देखा है, वो लोअर डाउन जाते हैं और फिर अपने शॉट्स खेलते हैं जहाँ से वो स्वीप अच्छे कर सकते हैं, जो आपकी भी एक स्ट्रेंथ रही है एक ज़माने में। सो आपको लगता है कि इस टेक्निक के साथ ही इज़ फिट टू प्ले इन द टॉप ऑर्डर्स इन एनी गिवन फॉर्मेट? देखें, आपको इनोवेशन चाहिए, आपको क्रिएटिविटी चाहिए बैटिंग के अंदर। जिस तरह फास्ट गेम होता जा रहा है, यू नीड टू हैव गुड सिलेक्शन ऑफ शॉट्स एंड द वैरायटी ऑफ शॉट्स आल्सो। सो वो तमाम सारी चीज़ें, बट एक जो चीज़ लैक करती है वो मैं देखता हूँ, वो रिवर्स में उसको मारना नहीं आता अभी, सो उस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। He holds the handle very tight, उसके लिए आपको थोड़ा बिल्कुल आते हैं कि उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज कि आजकल क्रिकेट की डिमांड है। बट अगेन कि जितने भी अभी भी शॉट्स हैं उसके, वो आउटस्टैंडिंग शॉट्स हैं उसके, और परफेक्ट कहना चाहिए कि एक बैट्समैन की तरह स्पेशली इस फॉर्मेट के अंदर वो खेलता है टॉप ऑर्डर। मोइन भाई, थैंक यू सो मच। वन ब्रिलियंट सजेशन फॉर सरफराज अहमद इज to start playing the reverse sweep and it's a very interesting idea। और उम्मीद करते हैं व्यूअर्स आपको भी शो पसंद आया होगा जैसे हमें शो करने में मज़ा आता है। सो हम कल दोबारा आपसे मिलेंगे बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान पे, और कीप वॉचिंग आज न्यूज़। वील सी यू टुमारो।